वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और अभी तक हमने ये देख लिया था कि हमारे जो साइनेप्स है वो मजबूत हो चुके थे। एक बार हमने नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन को पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। वहां से हर बार एग्जाम में सवाल आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका फंडा समझ लोगे तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आज की डीपीपी सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे आज के एपिसोड से रिलेटेड, देन आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखते हैं। आंसर राइटिंग बच्चे कहते हैं कि आंसर कैसे लिखते हैं। भाई आंसर लिखना बहुत आसान होता है, वेरी इजी। तो देखो इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमें पता कि भाई रिसेप्टर से जब इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से रिसीव हुई तो डेंड्राइट के पास गई। डेंड्राइट ने क्या करा, वो केमिकल सिग्नल को उसने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगले पार्ट यानी कि सेल बॉडी में फेंक दिया, आगे ले गया। फिर उसके बाद सेल बॉडी ने एक्सोन में डाल दिया, एक्सोन ने एक्सोनल एंडिंग में डाल दिया। फिर वहां से कुछ केमिकल्स रिलीज हुए, जिस केमिकल्स को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कमेंट में बताना क्या कहते हैं जल्दी से। तो वो जो केमिकल्स है फिर वो आगे जाता है अगले वाले डेंड्राइट पे और ऐसे ही इंफॉर्मेशन चले जाती है, एंड में वो ब्रेन में चले जाती है इंफॉर्मेशन। और ये गस्टेटरी रिसेप्टर का मैंने एग्जांपल दिया था, ये हमारी जीभ है। और वो केमिकल का नाम आप मेरे को बताओ पहले तो कि उस केमिकल्स को क्या कहते हैं जो कि साइनेप्स के पास, साइनेप्स पे जो केमिकल पाया जाता है सिनेप्टिक नोब के आगे थोड़ा सा, उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। अब हम ना एक काम करते हैं कि ना एग्जाम में मान लो आया और उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो, तो फ्लो चार्ट बना सकते हो आप उसमें। तो फ्लो चार्ट बनाना सीख लेते हैं इसका कि फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, कहां से कैसे कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, क्योंकि फ्लो चार्ट से ना बहुत जल्दी समझ आता है। डायग्राम तो ठीक है वहां से भी समझ आ गया, भाई एक बार फ्लो चार्ट बना करके देख लेते हैं और भी अच्छे समझ आएगा। तो फ्लो चार्ट को देखो, फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूं मैं इसी चीज का, जो नर्व सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है उसका मैं फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूं। तो फ्लो चार्ट में क्या हुआ, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है पहले स्टेप में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या फिर इंफो बोलो, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, इंफो कलेक्टेड, वो कलेक्ट हुई, कलेक्टेड एट डेंड्राइट, डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई। फिर क्या हुआ, जो डेंड्राइट ने देखो जो केमिकल सिग्नल आया है ना, जो रिसीव इंफॉर्मेशन हुई है वो केमिकल्स के फॉर्म में हुई है, उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। यानी कि केमिकल सिग्नल, केमिकल जो केमिकल सिग्नल है, केमिकल सिग्नल सेट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को इससे दर्शाया जाता है जब आप 11th में पहुंच जाओगे ना, 11th 12th में, तो ई करके दर्शाया जाएगा। ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल सेट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, मतलब अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में चला गया। अब उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगले वाले पार्ट यानी कि सेल बॉडी में जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स गो टू सेल बॉडी, या फिर उसको साइटोन बोलते हैं या फिर उसको सोमा भी बोलते हैं, वहां चला गया। देन गो टू एक्सोन, देन एक्सोन के बाद कहां जाएगा, एक्सोनल एंडिंग पे जाएगा। देन एक्सोनल एंडिंग, एक्सोनल एंडिंग पे जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, ये जो एक्सोनल एंडिंग पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेट ऑफ टू न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि अब ये जो सिग्नल है वो सिग्नल इसने एक न्यूरोट्रांसमीटर को दे दिया, मतलब केमिकल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आया कहां से आया, डेंड्राइट ने, डेंड्राइट से शुरू हुआ ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वहां पे केमिकल से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना, वो सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से फिर एक्सोन में आया, एक्सोन से नर्व एंडिंग पे आया, नर्व एंडिंग पे जाकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो फिर से केमिकल में कन्वर्ट हो गया और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। फिर उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां गया, टू न्यूरोट्रांसमीटर, देन इट गो टू नेक्स्ट डेंड्राइट, नेक्स्ट डेंड्राइट, देन उसके बाद ये नेक्स्ट डेंड्राइट पे गया, एंड इसके बाद सो ऑन, सो ऑन मतलब फिर दोबारा से ये वाली प्रोसेस हुई, दोबारा से सेम। मतलब ये है पूरी की पूरी प्रोसेस जो हमने देखी ना, उसका फ्लो चार्ट है ये। इस तरह से इसको समझा जाता है। अब आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। और ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर नहीं समझते ना, पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, इन सबको अगर हम पिछले एपिसोड में नहीं समझते तो यार ये समझ नहीं आता इतनी आसानी से कि कैसे नर्व ट्रांसफर हुआ, कैसे सिग्नल ट्रांसफर हुआ, कुछ समझ ही नहीं आता। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या, व्हाट इज दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब एनसीईआरटी में ना आप ध्यान से देखोगे
तो डायग्राम दे रखा है ना, देखो ध्यान से देखो एनसीईआरटी में, तो डायग्राम दे रखा है ना, वहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम दे रखा है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है भाई, ये अगर किसी भी चीज का नाम दे रखा है हमें तो उसका पता होना चाहिए मतलब क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो नाम खुद ही बता रहा है, न्यूरोमस्कुलर NMJ, नाम खुद ही बता रहा है कि ये है क्या। न्यूरो यानी न्यूरॉन, मस्कुलर यानी मसल, तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जगह है, जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड, वो जो कनेक्शन है उसी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बट सिंपल सा है, मतलब नाम खुद ही बता देता है, यही तो खास बात है साइंस में कि नाम खुद ही सारी चीजें बता देता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट इज साइनेप्टिक कनेक्शन, साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन क्या होता है, आपने तो सिर्फ न्यूरॉन बताया था, ये तो चीटिंग है, आप मोटर न्यूरॉन लिखने जा रहे हैं, अभी बताऊंगा मोटर न्यूरॉन क्या होता है। इसको ना दिमाग के कोने में कहीं दबा करके रखो क्योंकि इसको हम देखने वाले हैं आगे। तो साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये न्यूरॉन का एंड वाला हिस्सा है, ये साइनेप्स वाला हिस्सा है, दिस इज साइनेप्स, ये साइनेप्स वाला हिस्सा है, और यहाँ पे मेरी मसल्स है, यहाँ पे मेरी मसल्स है, ये है मसल्स। तो ये क्या है, ये है मेरी मसल, और ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। और ये जो जगह दिख रही है खाली, ये जगह यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है साइनेप्स है, साइनेप्स। तो साइनेप्टिक कनेक्शन मतलब क्या होता है भाई, साइनेप्टिक कनेक्शन यानी छोटा सा जो गैप है इसके बीच में जो कनेक्शन है, जिस कनेक्शन जो मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन है, साइनेप्स का जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड NMJ, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। बहुत ही इजी था ये तो, है ना। और एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, क्योंकि देखो हो सकता है कि डायग्राम आ जाए और आपसे बोले कि व्हाट इज दिस, तो ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए दिस इज न्यूरॉन, ऑप्शन बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन बी कुछ ऐसे करके ब्रेन, ऐसे ऐसे कोई ऑप्शन दे दे और कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। डायग्राम याद रख लेना, एनसीईआरटी का डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सा भी डायग्राम मत देखो, पूरी बुक का, मतलब RD शर्मा, मतलब पता नहीं साइंस में भी कोई बुक होती होगी ऐसे टाइप की, तो उसको बेशक मत देखो, बट आपको जो साइंस की जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसके सारे डायग्राम्स यहाँ दिमाग में छपे होने चाहिए, उसके सारे पार्ट्स लेवल्ड जो है वो सारे दिमाग में छपे होने चाहिए। तो ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मैंने यहाँ पे मोटर न्यूरॉन की बात करी, तो ये मोटर न्यूरॉन होता क्या है, अगर ये मोटर न्यूरॉन है तो यानी न्यूरॉन्स क्या अलग अलग तरह के होते हैं क्या। मोटर न्यूरॉन आपने बोला, मोटर मतलब क्या, इसके अंदर मोटर फिट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाट इज मोटर न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, आपको लिखना है न्यूरॉन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। न्यूरॉन जो है वो 3 तरह के होते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं जो है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं, देखो आपको जनरेशन जो कंडक्शन है, ट्रांसमिशन ऑफ कंडक्शन वो समझ आ चुका है एकदम अच्छे से, फ्लो चार्ट वगैरह सब समझ आ गया। इसको लिखते चलोगे ना और डायग्राम बनाते चलोगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। एंड हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी देख लिया। अब ये देखते हैं कि यार ये मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे एक वर्ड आया, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप ऑफ न्यूरॉन, व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो भाई जो न्यूरॉन है ना, देखो जो न्यूरॉन है वो कहां से सेंसेशन ले रहा है, कहां से नहीं ले रहा है, इसके बेस पे ना उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला नंबर 1, जो नंबर 1 पे है वो है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और जो नंबर 2 है वो है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और जो नंबर 3 पे है वो है इंटर न्यूरॉन। तो ये 3 तरह के हो गए हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। देखो अब ध्यान से समझते जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो न्यूरॉन्स है ना, क्योंकि अगर ये चीज समझ आएगी ना तभी आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझ आने वाला है। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन को जो हमें समझना है उसकी फाउंडेशन है ये, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम इसको देखने जा रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन। देखो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है बेसिकली ये ना जो नर्व इंपल्स है। अब ये नर्व इंपल्स क्या होता है,
मैंने बताया कि नर्व इंपल्स जो है बेसिकली जो करंट पास हो रहा होता है, जो करंट केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल रूप में जो पास हो रहा होता है उसको हम कहते हैं नर्व इंपल्स। मतलब एक ही दिशा में जब करंट जा रहा होता है उसको हम इंपल्स कहते हैं, और वो न्यूरॉन में इसलिए उसको नर्व इंपल्स कह रहे हैं। तो जो नर्व इंपल्स है जब उसकी डायरेक्शन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन, पहले एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने मान लो टच किया तो यहाँ पे न्यूरॉन होंगे और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। तो अगर इंफॉर्मेशन जो है न्यूरॉन, ऐसा न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से, सेंसरी पार्ट से या रिसेप्टर से सीएनएस तक ले जा रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। यानी मैंने क्या बोला कि जब हम सेंस कर रहे हैं तो रिसेप्टर वहां पे होंगे, जहां पे सेंस कर रहे हैं वहां रिसेप्टर होंगे, तो रिसेप्टर से सीएनएस तक जो नर्व इंपल्स ले जाता है उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स दैट ट्रेवल्स nerve impulse that travels nerve impulse from कहां से कहां? from receptors to central nervous system। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज आती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब अगर रिसेप्टर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है, कोई नर्व ऐसी है जो रिसेप्टर से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को ले जा रही है, तो उस ले जाने को देखो, ये यहां से सेंस ब्रेन में पहुंची तो ब्रेन बोलेगा कि मेरे अंदर सेंस आ रही है, आ रही है, आ रही है, यानी ए से शुरू होता है ना, आ। तो इसीलिए हम सेंसरी न्यूरॉन को कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं एफरेंट, एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन। इसको हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है। ब्रेन जो ब्रेन है हमारा बोलेगा रिसेप्टर से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ऐसे बोलेगा हमारा ब्रेन कि इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। तो एफरेंट न्यूरॉन हो गया ये, जो कि ट्रेवल करता है नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से सीएनएस तक, सीएनएस यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। और मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को ब्रेन से, मतलब फॉर एग्जांपल याद करो वो केस जब हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था कि उस बंदे ने, जो राजू है, उसने पिंकी को 143 बोला था, तो 143 जो उसने बोला था वो ब्रेन में उसने सोचा था, यानी कि ब्रेन से जो सेंसेशन है, ब्रेन से नर्व इंपल्स उसने ट्रांसफर करा कहां? अपने जीभ में। ब्रेन से जीभ में वो जो अपनी सेंसेशन है, जो नर्व इंपल्स है, ब्रेन से जीभ में ट्रांसफर करी, है ना। तो यानी कि जो मोटर न्यूरॉन होता है वो सीएनएस से नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करता है मसल्स में या ग्लैंड में, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे हम लिखेंगे न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन्स दैट ट्रेवल्स या ट्रांसफर जो कि ट्रांसफर करता है नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करेगा, नर्व इंपल्स फ्रॉम कहां से कहां? सीएनएस, फ्रॉम सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां से जो वो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करेगा कहां तक? न्यूरॉन्स दैट ट्रांसफर नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कहां तक करेगा? मसल्स और ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या होता है तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। ग्लैंड को जो है हम नेक्स्ट से नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं, ग्लैंड को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ग्लैंड की टेंशन मत लो कि ग्लैंड क्या होता नहीं। देखो न्यूरॉन्स, ऐसे वाले न्यूरॉन जो कि सीएनएस से मसल्स तक, ग्लैंड तक जो इंफॉर्मेशन, जो नर्व इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, तो जो इंफॉर्मेशन को, जो नर्व इंपल्स को जो ट्रांसफर कर रहा है वो न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन बोलते हैं उसको हम। और क्योंकि ये एग्जिट कर रहा है, देखो ब्रेन क्या बोलेगा? ब्रेन ये बोलेगा कि मेरे यहां से इंफॉर्मेशन एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, मेरे यहां से इंफॉर्मेशन बाहर निकल रही है, तो एग्जिट यानी ई। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसका एक और नाम है वो है इफरेंट न्यूरॉन, उसको हम कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन। अब देखो हमें ना ये चीज याद नहीं होती कि यार ये सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, तो आप ये समझ जाओ सीधी सी बात है, ब्रेन क्या बोलेगा कि आ रहा है, और मोटर न्यूरॉन में क्या बोलेगा? ब्रेन की जा रहा है।
तो इसीलिए उसको हम कहते हैं एफरेंट और इसको कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन। अब ये इंटर न्यूरॉन क्या है भाई? इंटर न्यूरॉन जो है बेसिकली कनेक्शंस है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, एकदम दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि साइनेप्स के कनेक्शन तगड़े हो जाएंगे फिर आपके अंदर। देखो इंटर न्यूरॉन क्या होता है? बेसिकली वो कनेक्शंस होता है, कनेक्शंस बिटवीन, ये जो दोनों न्यूरॉन है ना इसके बीच के कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड कौन सा वाला? सेंसरी न्यूरॉन। इसके बीच का कनेक्शंस को जो हम है उसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर यानी दो के बीच में, कौन से दो? मोटर और सेंसरी। तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं बेसिकली, उसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इसका भी दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन, या फिर इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन। दो नाम है इसके। मतलब इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं और एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एसोसिएट कर रहा है ना। एसोसिएट यानी एक तरह से जोड़ना, बोलो आप, एसोसिएट यानी जोड़ना। तो वो जोड़ रहा है ना, किस किस को जोड़ रहा है? सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन को। तो दोनों का जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। यार ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो बिना डायग्राम के समझ नहीं आती मैं कोई भी चीज। ऐसे तो पता नहीं क्या है, थ्योरी रट्टा मारते रहो बस ना, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। तो ध्यान से समझना, अब समझ आएगा। देखो अब जिस तरीके से मैं समझाऊंगा ना वो आपके दिमाग में यहाँ पे सीएनएस में घुस जाएगा आपके। देखो तो बेसिकली क्या है कि इमेजिन करो कि मेरे पास न्यूरॉन है। न्यूरॉन को मैं इस तरह से बना देता हूँ, आइसक्रीम की डंडी जैसी। ये न्यूरॉन्स है मेरे पास, ठीक है। दिस इज व्हाट? न्यूरॉन है ये। और ये जो जगह है ये बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है न्यूरॉन। सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये न्यूरॉन है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से देखो। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर। और रिसेप्टर कहाँ होते हैं? रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो सेंस ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। और अब देखो रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट पे गई, डेंड्राइट से ये आगे पहुंचेगी और आगे पहुंचेगी। तो ये जो जगह है ना बेसिकली ये सीएनएस है। तो सीएनएस ने क्या करा? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करा, दैट रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। उसने इंफॉर्मेशन को रिसीव करा। वो जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो जो न्यूरॉन्स जो रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो इधर है ये है सेंसरी न्यूरॉन्स। और सीएनएस ने इसको प्रोसेस करा। उसने देखा कि यार ये ऐसा ऐसा कुछ है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, मुझे ये पता चल रहा है। फिर उसके बाद इसने इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा दिया। इसने बोला कि अब तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स में गया, सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस में गया, सीएनएस से अब सीएनएस से ये क्या कर रहा है? इफेक्टर तक ले जा रहा है। इफेक्टर समझते हो क्या होता है? जहां पे मतलब जिसकी वजह से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल याद है जब उसने 143 बोला था, तो जो हमारी जो जीभ है उसमें मसल्स है, उस टंग मसल्स, उसको वहां पे इफेक्टर है, टंग मसल, यानी टंग को इफेक्टर बोला वहां पे हमने। तो सीएनएस से इफेक्टर तक जा रहा है, या फिर ग्लैंड भी हो सकता है, यहाँ पे ग्लैंड भी हो सकता है, इफेक्टर या फिर ग्लैंड भी हो सकता है। तो सीएनएस से इफेक्टर या ग्लैंड तक जो इंफॉर्मेशन को जो न्यूरॉन ले जा रहा है उसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं और मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। अभी देखा हमने। और ये देखो ये सेंसरी न्यूरॉन्स और ये मोटर न्यूरॉन, ये कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं? सारे के सारे ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं? ये जो जगह है जहां पे सीएनएस में जिस जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। वो कनेक्शन है ना बेसिकली, तो उसको हम कहेंगे इंटर न्यूरॉन। मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जहां कनेक्ट हो रहे हैं उस कनेक्शन को हम कहेंगे इंटर न्यूरॉन। तो अब समझ आया आपको क्या बोला मैंने? तो बिल्कुल रिफ्लेक्स। देखो अगर ये समझ लिया ना,
अब रिफ्लेक्स एक्शन 50% से ज्यादा आपको समझ आ चुका है, अब कुछ बचा नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में। अब जैसे ही मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा ना आपको सब समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन में सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जब ये मेन चीज आपको समझ आएगी, रिसेप्टर ने देखो इंफॉर्मेशन को रिसीव करा, पहले तो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है रिसेप्टर के थ्रू, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स में जाती है, फिर इंटर न्यूरॉन में प्रोसेस हो रही है मान लो सीएनएस में, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो इफेक्टर तक जा रही है वो इन्फॉर्मेशन, और फिर इफेक्टर जो है एक्ट कर रहा है, उसको जो भी करना है, चाहे उसको 143 बोलना है, किसी को मारना है, वो कर रहा है, वो एक काम कर रहा है, बेसिकली रिस्पॉन्स कर रहा है, वो इफेक्टर जो है रिस्पॉन्स करता है ना, ये हमने देख रखा है ना। तो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में ये किस तरह से काम करता है। अब हम ना एक गेम खेलते हैं, मैं आपको बोलूंगा कुछ काम करने के लिए, तो आप वो काम करोगे, ठीक है। डांस करने के लिए बोलूंगा, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ आपको ध्यान से सुनना, क्या काम है वो, कुछ काम करने के लिए मैं आपको बोलूंगा। बेसिकली मैं आपको 3 तरह के काम बोलूंगा, 3 काम बोलूंगा, 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस बोलूंगा, वो आपको करने होंगे। 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस बोलूंगा मैं आपको, 3 टाइप्स ऑफ एक्शन बोलूंगा, या फिर मूवमेंट बोलूंगा मैं आपको करने के लिए। 3 तरह के मूवमेंट करने के लिए मैं आपको बोलने वाला हूं। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, मैंने आपको बोला कि उठो, अपने स्टडी टेबल से उठो और डांस करो, तो डांस करने लग गए। कौन से गाने पे, आपको कौन सा फेवरेट गाना होगा? कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा को था बस, कहते थे तेरे बस की नहीं कुछ भी है। मुझे पता गंदी आवाज है मेरी, वैसे भी गला खराब है तो और गंदी हो गई आवाज। तो फिर जो मैंने आपको बोला कि डांस करो, तो आप डांस अपने मर्जी से कर रहे हो, आप अपने हाथों को कंट्रोल कर सकते हो कि मैं इस हाथ को यहां घुमाऊं कि यहां घुमाऊं, वो मेरी मर्जी है, तो उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, उसको कंट्रोल कर पा रहे हो आप, एक ये काम हो गया। दूसरा मैंने आपको बोला कि यार एक काम करो, अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करो, दिल की धड़कन जो कि बहुत धीरे चल रही है उसको कंट्रोल करो, उसको तेज करो, बिना कहीं जाए, बिना अपनी एक्स या दोस्तनी के पास जाए हुए दिल की धड़कन को अपनी तेज करो। तो कैसे करोगे तेज, क्या तेज कर सकते हो, क्या दिल की धड़कन को तेज कर सकते हो बिना, मतलब कुछ भी कर लो, चाहे करो या ना करो, लेकिन दिल की धड़कन को आप क्या खुद तेज या फिर धीरे कर सकते हो, बोलो कर सकते हो? नहीं, तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरी चीज मैंने आपको बोली कि रसोई में जाओ, अपने पानी गर्म करो, और फिर उसके बाद पानी जब गर्म कर रहे हो तो जो पानी गर्म किया जिस बर्तन में, जिस पतीले पे, तो उस पतीले को टच करो, ऐसे मैंने बोला। अच्छा, बड़े चालू समझा है कि पतीले को टच करने के लिए बोले, हमारा हाथ नहीं जल जाएगा? तो जैसे ही आपने उस हाथ, मतलब हाथ मारा, पतीले पे हाथ करा, तो हाथ आपका एकदम से पीछे हो गया। ऐसे मान लो यहाँ पतीला रखा है, तो जैसे पतीले को टच किया हाथ अपने का पीछे हो गया। तो यहाँ पे 3 तरह के काम मैंने आपको करने के लिए बोले। एक तो वो काम जिसपे आपका कंट्रोल है, कंट्रोल कर सकते हो उस काम पे, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री होता है वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो भाई, कि मैं कंट्रोल कर सकूं उसको। दूसरी मैंने आपको चीज बोली थी कि अपने हार्ट को कंट्रोल करो, कि हार्ट की जो हार्ट बीट है उसको तेज या धीरे करो, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको तो देखो, वॉलेंट्री एक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल्ड कंट्रोल कर सकते हो। इनवॉलेंट्री जो होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कांट कंट्रोल्ड। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी करने के लिए, मैंने बोला था कि पतीले पे जाकर के हाथ लगाओ, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है अभी थोड़ी देर में। तो इसको क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब पतीले पे हाथ मारा, तो क्या आपने अपनी मर्जी से हाथ पीछे करा है? वो तो खुद हुआ है ना, मतलब इन द सेंस कि जैसे ही पतीले पे हाथ डाला आपने, तो हाथ अपने आप पीछे हो गया। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे हाथ करके ऐसे पीछे करा कंट्रोल करके, नहीं, तो उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आप कांट कंट्रोल, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कांट भी कंट्रोल। अब मैं एक बात बताता हूँ, जो आपने हाथ अपना पीछे करा है ना पतीले में, उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन तो बाद में आएगा, ब्रेन का रोल बाद में आएगा। इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है इसमें। बाकी ये जो दोनों प्रोसेस जो है ना, इनवॉलेंट्री या फिर वॉलेंट्री, इन दोनों में आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है। मतलब आपने अपने दिमाग से सोचा तभी तो डांस करा, और फिर उसके बाद इनवॉलेंट्री, मतलब जो हमारी जो ब्रेन है उसने सिग्नल दिया हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का, तो इसलिए वो धक धक कर रही है,
तो इसको भी, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व इसमें भी होता है। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वॉलेंट्री एक्शन का, जैसे मान लो आप डांस कर रहे हो, डांसिंग, जो मैंने आपको डांस करने के लिए बोला, मैंने बोला कि लिखो अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ, लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो, राइटिंग, तो वो भी वॉलेंट्री है। आप अपने मर्जी से हो सकता है ना कर रहे हो, कुछ लोग कर ही नहीं रहे होंगे, भी नोट्स में नहीं बना रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। एग्जाम्पल इसका क्या है इनवॉलेंट्री वाले का, पंपिंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट आपका पंप हो रहा है, पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट पंप हो रहा है। और जो आपका जो भोजन है, जो खाना जो नीचे जाता है, जो जब ये क्या कहते हैं उसको, फूड पाइप, हाँ फूड पाइप में इसोफेगस में जब खाना आता है हमारा, तो वो नीचे जा रहा होता है, तो क्या आप उसको खुद नीचे ले जाते हो, उसके अंदर एक मूवमेंट होती है, याद है किसी, क्या कहते हैं उस मूवमेंट को, कमेंट बताओगे क्या कहते हैं उस मूवमेंट को, जो वो इसोफेगस के अंदर हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ना, वो भी इनवॉलेंट्री है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जैसे हमने गरम गरम हाथ, मतलब गरम गरम पतीले पे हाथ रखा था, तो विड्रॉल ऑफ हैंड, जब विड्रॉल ऑफ हैंड कर दिया हमने, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट को जब टच किया तो हाथ पीछे हो गया, तो वो भी वो एग्जांपल है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का। ऐसे ही स्नीजिंग जो है, स्नीजिंग मतलब छींकना, तो छींकने वाली जो प्रोसेस होती है वो भी बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन में ही आती है। तो ये तीन तरह के एक्शन बेसिकली हमारी लाइफ में होते हैं, जो कि हमने देखे, एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है, और एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये तीनों के तीनों एक्शन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार ये जो रिफ्लेक्स, देखो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री को क्या ही समझोगे, मतलब डांस थोड़ी ना पढ़ोगे, ये कोई डांस सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं। इनवॉलेंट्री को भी क्या ही समझोगे, पंपिंग ऑफ हार्ट वो तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी लाइव प्रोसेस में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको भी हम ऑलरेडी लाइव प्रोसेस में देख चुके हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को तो हम देख चुके हैं पहले ही, वॉलेंट्री को भी देख चुके हैं, राइटिंग वगैरह सब लिखने, डांसिंग में क्या ही देखोगे। हमें जो डिटेल में समझनी ना वो चीज, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिफ्लेक्स एक्शन को समझते हैं कि यार ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता, या फिर ब्रेन का क्या रोल होता है, ऐसे करके सवाल ये पूछ लेते हैं एग्जाम में इस तरह से। रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, बेसिकली ये ना रैपिड अनकॉन्शियस रैपिड अनकॉन्शियस इमीडिएट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, आर बॉडी टू अ स्टूमुलस, मतलब कोई बाहर से स्टूमुलस मिला, तो उसके लिए हम रैपिड यानी जल्दी से, अनकॉन्शियस यानी बिना होश के, मतलब होश खो दिया, होश न खो दे कोई जोश में देखने वाला, होश नहीं है, अनकॉन्शियस यानी होश नहीं है, मतलब रैपिड यानी जल्दी हो रही। देखो पतीले वाला एग्जांपल याद रखना, पतीला गर्म है तो उसको टच करने जा रहे हो, तो रैपिडली हाथ पीछे करा, और कोई होश भी नहीं था, होश इन द सेंस कि मान लो कि आप उस कमरे में गए लेकिन आपको पता नहीं कि पतीला गर्म है, तो आपने हाथ पीछे कर लिए, तो बिना होश के ये एक्शन हुआ है ना, आपको पता ही नहीं था, अनकॉन्शियस थे आप। और इमीडिएट हुआ है, इमीडिएट अगेन वही जल्दी, और ऑटोमेटिक यानी अपने आप हुआ है, आपने तो हाथ पीछे नहीं करे ना, अपने आप हाथ पीछे हुआ है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, जो इमीडिएट, रैपिड, अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स है एक स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, गरम गरम पतीला, तो उसके टुवार्ड जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, दैट रिस्पॉन्स इज बेसिकली कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड इसको कंट्रोल करता है, जबकि ब्रेन जो है, ब्रेन नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, जो ब्रेन है वो इसमें डायरेक्टली, ब्रेन नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, ब्रेन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। देखो
जो गर्म पतीला होता है जब उसको छूते हैं ना तो वो स्पाइनल कोड को जल्दी से इंफॉर्मेशन दे देता है। और जब तक ये सारी चीजें हो गई होती है, मतलब हम अपना हाथ पीछे कर चुके होते हैं, तब तक क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है, उसके बाद पहुंचती है। पहले हाथ पीछे करते हैं फिर ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अगर सोचो, दिमाग लगाओ कि मान लो यहाँ पे ये मोमबत्ती है, थोड़ी देर मान लो मार्कर नहीं मोमबत्ती है, तो ये मोमबत्ती की ज्वाला है, तो मैंने इसको टच किया, अब ये एकदम से ही मेरा हाथ पीछे हो गया, तो ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, पहले बताओ। अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर तो ये इंफॉर्मेशन सोचो, ये इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन तक जाती, तो ब्रेन तक जाती, फिर ब्रेन सोचता क्या करूं क्या ना करूं, ये इंफॉर्मेशन खराब है कि सही है, इतनी देर वो सोचता रहता, जब तक वो सोचता तब तक हाथ जल जाता है आप। तो इसीलिए स्पाइनल कोड को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तू एक काम कर यार, तूने ये जो काम है इसको इमीडिएट करवा दे। तेरे पास मैं इंफॉर्मेशन को भेजूंगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, आंख जल रही है, कुछ हो रहा है, इसका हाथ जलने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड की जिम्मेदारी यहाँ हो गई कि वो हाथ को पीछे करा दे, और जैसे ही हाथ पीछे कराएंगे तब जाकर के हमारी ब्रेन को पता चलेगा। मतलब सबसे लास्ट में हमारी ब्रेन को पता चलता है, पहले ये काम हो चुका होता है, मतलब हाथ पीछे हो चुका होता है। अगर तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती तो जब तक हाथ ही जल जाता, तो फिर क्या फायदा है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये होता क्या है, अगर ध्यान से देखो आप, तो आंख से बचना, या फिर गर्म पतीले से बचना, या फिर मान लो किसी ने सुई चुभा रहे और एकदम से हम उठ गए सुई करके, तो हम करते नहीं अपने दोस्त के मतलब सीट के नीचे जाके पेन चुभा देते हैं, पेन रख देते हैं, और वो फिर वो जितना उठता है उसको हम नाप लेते हैं, अरे ये तो 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा है, मतलब डरपोक है ये, है ना। तो इस तरह से हम हरकत करते हैं। वैसे ही जो पेन चुभाते चुभाते हो ना पेन अपने दोस्त के, है ना, तो वो जो पेन चुभाने वाले जो हरकत है उसकी वजह से उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। और अगर तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती तब तक तो उसके उसके मतलब जो वो पीछे का जो कमरा है, पीछे का जो हिस्सा है, उसका उसमें छेद आ चुका होता। तो वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो जो आती है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर होती है। तो इसीलिए ब्रेन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन को तो बाद में पता चलता है। ब्रेन ना इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि आंख आंख को छूना मतलब कि नुकसानदायक। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हो क्यों रहा है, हमें बचाने के लिए, यानी कि सर्वाइवल के लिए। जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, ऐसे सवाल आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन यानी रिफ्लेक्स एक्शन होता क्यों है, रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये हमें इनेबल करता है, इनेबल अस टू रिस्पॉन्स इमीडिएटली, रिस्पॉन्स इमीडिएटली, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने के लिए टू हार्मफुल, हार्मफुल स्टिमुलस, स्टिमुलस, टू नॉट हार्म, टू नॉट हार्म आवर बॉडी। मतलब जो भी हार्मफुल स्टिमुलस बाहर से मिल रहे होते हैं उससे बचाने के लिए ये काम आता है हमारे। यानी कि इसका मकसद क्या हो गया, इसका मकसद हो गया सर्वाइवल, इसको हमें सर्वाइव करवाना है, यानी कि हमारी जान बचानी है बस इसको। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो हाथ जल गया होता बहुत बार हमारा। और मतलब सोचो, खुद सोचो ना कि किसी ने पीछे मोमबत्ती जला के रखी हुई है या किसी ने गर्म पतीला रखा है, आपका हाथ छुआ, जब तक ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन पता चल रही है जब तक हाथ जल गया, बस हो गया काम। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को ये जिम्मेदारी दी है उन्होंने। और अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत सारे एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन के। कि जैसा मान लो एकदम से किसी ने लाइट आपके आंखों में मारी, तो आंखों में लाइट मारी तो आपकी आंख एकदम से बंद हो जाएगी देखना। जैसे अपने दोस्त को बोलना किसी को, या अपने दोस्त की आंखों पे टॉर्च मार देना एकदम से, जैसे ज्यादा मत करना ये हरकत। तो एक बार टॉर्च मार दिया हाथों में तो मतलब आंखों पे, तो उसका जो आंख है वो एकदम से ही बंद हो जाएगा, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या है, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहला एग्जांपल विड्रॉल ऑफ हैंड, विड्रॉल मतलब हाथ का पीछे कर लेना, विड्रॉल ऑफ हैंड, हैंड फ्रॉम हॉट और प्रिकल्ड, प्रिकल्ड, प्रिक्ड, प्रिक्ड यानी कि नुकीली, नुकीली, कोई नुकीली चीज होती है ना, सुई वगैरह या फिर कोई कांटा। तो विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट और प्रिकल्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ये हो गया। दूसरा हो गया
कफिंग, कफिंग यानी खांसी करना, तो खांसी करना भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। स्नीजिंग यानी जुकाम हो जाता है, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और शिवरिंग इन कोल्ड, शिवरिंग इन कोल्ड यानी कि ठंड में हम कांपते हैं, कांपना, जो हम कांपते हैं ना ठंड में, ऐसे करके हम, ठंड लग रही है तो हम ऐसे ऐसे करके कांपते हैं, तो उस कांपने को, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन में ही आता है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और मैंने क्या बोला कि क्लोजिंग ऑफ आईलिड, मतलब आंखें बंद हो जाती है, क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स व्हेन लाइट, जब लाइट एंटर होता है, लाइट एंटर द आईज, जब आंखों में लाइट एंटर होता है तो अचानक से जो लाइट, जो आंख है हमारी, जैसे आंखों में लाइट डाला तो आंखें हमारी एकदम से बंद हो जाती है, तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जांपल है। और ये एनसीईआरटी में आपसे पूछा भी है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसका एक ना रिफ्लेक्स आर्क बनाओ। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है यार, ये समझ नहीं आता। तो रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं, बेसिकली पाथ होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, मतलब कहां से कहां पहले इंफॉर्मेशन गई, तो वो जो पाथ जो बनता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो उसी को हम देखने जा रहे हैं अब कि यार ये रिफ्लेक्स आर्क जो है होता क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, इसको समझने की कोशिश करते हैं और एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे जो कि एनसीईआरटी में ही दे रखा है। रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, अगर डेफिनेशन पूछा तो क्या बताओगे इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन बताओगे द पाथ ट्रेवल्ड बाय नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स द्वारा जो ट्रेवल्ड, जो पाथ है, पाथ ट्रेवल्ड बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारी जो नर्व इम्पल्स होती है उसका जो पाथ है कि नर्व इम्पल्स कहां से कहां गई, उस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, इज कॉल्ड द पाथ ट्रेवल्ड बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो सपोज कि यहाँ पे ना एक पतीले में गरम गरम पतीला, मतलब इसमें गरम गरम पानी रखा है ऐसा मान लो सपोज, और यहाँ पे आपका हाथ है, तो आपने अपने हाथ से इसको टच करने जा रहे हो, ऐसे मान लो ये आपका हाथ है, दिस इज योर हैंड, और ये आपका स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड, दिस इज स्पाइनल कोड। तो ध्यान से समझना आप क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होगी, कैसे कैसे कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचेगी। तो ये क्या है, ये है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड सीएनएस वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि आपकी जो हाथ है उसके ऊपर रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर ऐसे करके वापस यहाँ आएगी। देखो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आई, ठीक है। तो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, ये क्या है, ये है सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन पे गई। फिर सेंसरी न्यूरॉन देखो पहले रिसेप्टर पे आई, रिसेप्टर, फिर उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन पे गई, फिर उसके बाद ये स्पाइनल कोड में गई, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में गई इंफॉर्मेशन, फिर स्पाइनल कोड में गई, फिर ये स्पाइनल कोड में जो ये जगह है ना, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है इतने सारे, इसको हम कहते हैं रिले, रिले न्यूरॉन बोलो या फिर इंटर न्यूरॉन बोलो, रिले न्यूरॉन, इसको हम रिले न्यूरॉन बोलते हैं। तो पहले रिसेप्टर में आई इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स में गई, फिर स्पाइनल कोड पे गई, फिर उसके बाद ये आई मोटर न्यूरॉन पे, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन पे आई इंफॉर्मेशन, मोटर न्यूरॉन नंबर 4, मोटर न्यूरॉन। फिर उसके बाद यहाँ पे ना एक मसल थी हमारी, यहाँ पे एक मसल थी जिसको हम कहते हैं इफेक्टर, मसल्स को इफेक्टर ही बोलते हैं ना, तो नंबर 5 पे यहाँ पे आए, और इफेक्टर ने क्या किया, एकदम से हाथ हटा लिया, ठीक है। ये समझ आया आपको, ये प्रोसेस समझ आई किस तरह से हो रही है। अब जब ये चीज हो गई ना, तब जाकर के ये इंफॉर्मेशन जो है, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये मैसेज टू ब्रेन, ब्रेन के पास ये मैसेज गया, मैसेज टू ब्रेन, ये मैसेज जो है अब लास्ट में ब्रेन के पास गई। तो इस तरह से देखो पाथ क्या फॉलो हुआ, पाथ क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो नंबर 1 पे रिसेप्टर्स पे आया, रिसेप्टर पे आया, फिर उसके बाद रिसेप्टर से कहा गया, सेंसरी न्यूरॉन पे गया, सेंसरी न्यूरॉन पे गया, ये सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन से कहा गया ये
सेंसरी न्यूरॉन से ये गया हमारा इंटर न्यूरॉन पे, या फिर इसको बोलो स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड पे गया। स्पाइनल कोड से कहाँ गया, ये स्पाइनल कोड से ये गया हमारा मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन, मतलब 5 ही चीज है। फिर उसके बाद ये गया इफेक्टर पे, इफेक्टर मसल या फिर इफेक्टर पे गया, इफेक्टर, इफेक्टर पे गया। रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ होते हैं, सेंस ऑर्गन्स पे होते हैं। इफेक्टर ने जो है एक्ट करा, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुई है। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और जो रिफ्लेक्स आर्क में पहले रिसेप्टर था, रिसेप्टर के बाद, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के बाद मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर मसल, इफेक्टर। इसको कमेंट में लिखते होगा पॉज करके, इससे क्या होगा आपको ना ये चीज याद रहेगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर आप इसको कमेंट में लिख देते हो तो ये तो हमारा रिफ्लेक्स आर्क की पूरी प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। तो इस प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो स्पाइनल कोड है ना, बेसिकली एक बार एक काम करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है ना, जो भी अभी तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ 10-12 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इससे रिलेटेड जो भी अभी तक हमने पढ़ा है इसका आंसर आप कमेंट कर देना। कुछ भी अगर आपने कमेंट नहीं करा है ना, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ ना, इसको कमेंट कर देना, इसको कमेंट कर देना। इसको आप एक तरह से क्विज भी मान सकते हो, क्विज, क्विज, क्विज टिल एपिसोड 2, एपिसोड 2 तक मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, इसके आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है, देखते हैं आप 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। पहला सवाल है मेरे पास कि नंबर 1, सीएनएस इन्वॉल्व, सीएनएस इन्वॉल्व, सीएनएस में 2 चीजें होती है, क्या और क्या होता है ये कमेंट करके बताओ मेरे को। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है, मेरे को ये बताओ, और हमने क्या पढ़ा अभी तक ये बताओ मेरे को, कि जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स, नर्व्स वो 3 तरह के होते हैं, पता है मुझे कि 3 तरह के नर्व्स होते हैं। उन तीनों के नाम लिख दो, उन तीनों के नाम कमेंट में लिख दो। ठीक है, मतलब आपका रिवीजन हो रहा है, एपिसोड 2 तक जो भी मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है। तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो है, एक तो आपको बताना है सीएनएस में इन्वॉल्व क्या क्या होता है, दूसरा बताना है नर्व्स 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, चौथा, तीसरा आपको ये बताना है, तीसरी चीज जो तीसरा सवाल है वो ये है कि आपको बताना है कि क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स, उसमें कितने पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। नंबर 4 पे आपको ये बताना है कि, और हमने क्या क्या पढ़ लिया एपिसोड 1 में, हमने शुरुआत करी थी ये सारी चीजें, सीएनएस, पीएनएस, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये सब चीजें पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम आगे गए तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन, आज थोड़ा सा पूछ लेता हूँ आज से। तो मुझे ये बताओ कि जो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, उनके नाम बताओ, तीनों टाइप के न्यूरॉन के नाम बताओ। और साथ में ये भी बता देना कि जो पहला वाला न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल मान लो सेंसरी न्यूरॉन, तो उसका दूसरा नाम क्या है, उसको एफरेंट भी कहते हैं। ऐसे करके आपको तीनों न्यूरॉन्स के नाम बताने और उनके जो अल्टरनेटिव नेम है वो भी बताने। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो मैं 5वां सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि मुझे बताओ कि 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस, 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस, 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस कौन कौन से होते हैं। और नंबर 6 मुझे ये बताओ, नंबर 6 पे रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क मतलब अपने, मतलब उसमें रिफ्लेक्स आर्क मतलब समझ रहे हो कि 5 चीजों में बताई कि कहां से कहां इंफॉर्मेशन गई, वो कमेंट में लिख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ कि जो एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, उसमें न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय, इंफॉर्मेशन को कौन रिसीव करता है, न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन को कौन रिसीव करता है ये मेरे को बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ये बताओ कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल, देखेंगे कितना आपको याद है। जो 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर देगा ना उसको मैं हो सकता है प्राइज मनी भी दूं। ठीक है, तो समझ के रहना अपना ध्यान से। तो एक तरह से ये प्राइज मनी के लिए क्विज हो गया कि हो सकता है आपको प्राइज मनी भी मिल जाए। ठीक है, तो आंसर ईमानदारी से करना कि प्राइज मनी भी मिल सकता है आपको इससे। नर्वस सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है
कि मैं कुछ मतलब फुल फॉर्म पूछना चाहता हूँ आपसे। फुल फॉर्म बताओ मेरे को, फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म बताओ मेरे को। सीएनएस की फुल फॉर्म बताना, इसी में नोवे में ये, और पीएनएस की फुल फॉर्म बताना मेरे को, और सीएनएस की फुल फॉर्म, पीएनएस की फुल फॉर्म, और एनएमजे की फुल फॉर्म बताओ मेरे को। ठीक है, एनएमजे की फुल फॉर्म। 10वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो मसल है, जो मसल है वो क्या है, जो मसल है वो क्या है? वो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर है, या फिर वो इफेक्टर है? रिसेप्टर है या फिर इफेक्टर है, ये मेरे को बताओ। तो 10 क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। इन 10 क्वेश्चन का जो आंसर सबसे पहले करेगा, पहले चलो छोड़ो, जो इस 10 क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेगा, हो सकता है कि उसको प्राइज मनी भी दी जाए। तो क्वेश्चन क्या क्या? पहला क्वेश्चन है कि सीएनएस में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी 2 चीजें सीएनएस में आती है। दूसरा, जो नर्व्स होते हैं वो 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताने हैं और उनके अल्टरनेटिव नाम भी बताने हैं। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, फिर उसके बाद अच्छा नर्व्स के अल्टरनेटिव नेम तो इसके नहीं होते, अल्टरनेटिव नेम। इसके बाद 3 तरह के नर्व्स होते हैं बताने हैं। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, 3 तरह के जो न्यूरॉन है उसके नाम बताने हैं, उसके अल्टरनेटिव नाम, हाँ इसके अल्टरनेटिव नाम होते हैं वो बताने हैं आपको। 3 टाइप के एक्शंस कौन कौन से होते हैं ये बताने, एग्जांपल दे दो तो और अच्छी बात है। इसका रिफ्लेक्स आर्क भी बताना है आपको। फिर न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कौन करता है, न्यूरॉन का कौन सा वाला पार्ट इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बताया नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये बताना है। फिर नंबर 9 में आपको सीएनएस, पीएनएस और एनएमजे की फुल फॉर्म बतानी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि यार ये जो मसल होता है वो रिसेप्टर होता है या इफेक्टर होता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको रिवाइज करना है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से देख लेना, आज की डीपीपी सॉल्व कर लेना। जब तक अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको इस चैप्टर के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। मैं आपको वही मिलता हूँ।